तरीके से आलिया मस्जिद से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो नागपुर में महामोर्चा लिया गया है, जो कि MIM और औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब के नेतृत्व में नागपुर पे महामोर्चा लिया गया। उसको लेकर के वारिस पठान साहब, महाराष्ट्र सरकार जो है सत्ता में टोटल फेल हो चुकी है, देश भर में फेल हो चुकी है। आज हमने ये मोर्चा निकाला था तो हमारी तीनों मांग जायज़ मांग है। सबसे पहले तो जो आरक्षण का मुद्दा था, मुस्लिम, दलित और मराठा का, वो हमारा हक है, आरक्षण मिलना चाहिए। 3 कमेटी की रिपोर्ट बोलती है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, अंडर प्रिविलेज है, इनको आरक्षण सरकार क्यों नहीं देती? मराठा को आरक्षण दिया, मुस्लिम्स को नहीं दिया। मराठा आरक्षण के अगेंस्ट नहीं, और साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है उसको आप आरक्षण दें, दलित जो पिछड़ा वर्ग उसको आरक्षण दो, धनगर समाज को आरक्षण। दूसरी हमारी मांग थी, देश पूरे महाराष्ट्र के अंदर दारू बंद होना चाहिए। आपने बीफ तो चलो काऊ बैंड था, अब आपने वंश को भी बैंड कर दिया, जिसकी वजह से 9.5 लाख लोग आज बेरोजगार हो गए। गुलजन बुलक्स को बैंड लगाने की वजह से कुरैशी जमात, चामड़खार जमात, दलित समाज के लोग जो इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए थे आज बेरोजगार है। क्या सरकार ने उनके लिए कोई पैकेज सोचा है? नहीं सोचा। बीफ बैंड की वजह से आपने कहीं सुना है कि किसी ने एक्सीडेंट किया या बलात्कार किया? नहीं। शराब के नशे में 2 साल की बच्ची का और बाद में बलात्कार, शराब के नशे में एक आदमी रास्ते में चढ़ा के 100 लोगों को मार डाला। शराब को बंद करना चाहिए, जिसको क्यों ये सरकार ऐसा नहीं करती? तीसरा हमारा मुद्दा था वोट की जमीन, हमारे ऑर्फनेज का, हमारे गरीबों का हक। आज उस पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपनी अपनी इमारतें बना दी है, तो सरकार स्टेप्स क्यों नहीं लेती है? क्यों हकदारों को उनके हक से सरकार दूर रख रही है? सरकार को चाहिए कि इमीडिएट कमेटी फॉर्म करके जो हकदार है उनको अपना हक। देखिए, अभी जैसा आपने किस्सा ये बताया, 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और इतने बड़े मिनिस्टर के घर के नज़दीक ही, इससे सीधा साबित होता है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आज लॉ एंड ऑर्डर टोटल बिखर चुका है। लड़कियों को रास्ते में घूमने को डर लगता है क्योंकि सरकार सख्त नहीं है, सरकार सख्त कानून नहीं बना रही है। इस औरतों को छेड़छाड़ का हो चाहे बलात्कार का हो, उसमें सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि औरतों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं काबू पाया जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कल भी जो हत्या हुई है, कल भी जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं शराब इन्वॉल्व है। शराब के नशे में ये हुआ है। हमारी जो मांग है कि पूरे महाराष्ट्र स्टेट में शराब बंद किया जाए, जायज़ मांग है, शराब बंद कर दीजिए। 70% इस तरह की जो घटनाएं होना। देखिए, हमारे साथ दलित समाज के लोग हैं, छावा समाज के लोग हैं, काफ़ी लोग हमारे को जुड़ रहे हैं जो ये चीज़ के हमारे साथ फेवर में है। ये सब बंद होना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानेगी आंदोलन जारी रखेंगे और जो भी पार्टी फैसला करेगी वो हम आगे बढ़ेंगे और लीगल स्टेप जो भी। अगर सरकार हमारी प्रमुख मांगों को नहीं मानती है तो हमारे आका असदुद्दीन ओवैसी का जो हुक्म होगा हम उसी हुक्म को बजा पाएंगे। कैमरामैन नवेद खान के साथ टाइम न्यूज़ सलीम रहमान, नागपुर। जिस तरीके से नागपुर को 2015 से सत्रकालीन चालू है और मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता अबू आज़मी साहब मौजूद है। अबू आज़मी जी, सीधा सवाल ये है कि आज पिछले 7 दिनों से अधिवेशन सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या कामकाज होने वाला है? क्या प्रस्ताव पास होने वाला है? कामकाज ज़्यादातर जो है किसानों के बारे में लोगों को ज़्यादा हुआ है कि किसानों के जो तकलीफ़ें हैं, जो बारिश ज़्यादा कहीं हो गई, कहीं बारिश हुई नहीं है, कहीं पानी की कमी है, तो इस पर जो है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन मिले, इससे बात चली। लेकिन हाउस सही चल नहीं रहा है। क्या कि सत्ता पक्ष जो है हाउस रोक रहा है, हाउस चलाना चाहता है, विरोधी पक्ष हाउस रोक रहा है, ये चल रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं, कोई 2-4 बिलें पास हुई हैं, वो जो बगैर डिस्कशन के लोगों ने पास कर लिया है, ना कोई ख़ास काम हुआ नहीं है। पिछले 5 दिन पहले की बात किया जाए तो बात सही है, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन कल की अगर वर्तमान की बात किया जाए तो 10 बजे तक हाउस चला है। कौन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं बिल पास हुए, कौन किस किस मुद्दों पर बिल पास किया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा? देखिए, कल तो मुझे नहीं लगा कल कोई बिल पास हुई है। कल जो है किसानों के मुद्दे में बातचीत शुरू हुई थी, चल रहा था भाई, और उसके बाद आज उसको चलाना है। लेकिन बहुत सीरियस कोई ऐसा मामला नहीं चला है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखा जाए कि नागपुर में या पिछले अधिवेशन सत्र से मुस्लिम आरक्षण की बात किया जा रहा है, सारे एमएलओ के द्वारा बात किया जा रहा है, लेकिन उसको भी
एक कांग्रेस जिस जमाने से बात करती आ रही थी और महाराष्ट्र सरकार ने उसको इलेक्शन पे एक एजेंडा बनाया था, उसमें भी खड़ी नहीं उतर रही। नहीं, देखिए एक मसला है हमारे यहाँ, हम यूपी के रहने वाले हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बैठी पगुड़ा है। तो ये इस सरकार में रिजर्वेशन की मांग करना मुझे लगता नहीं कि ये पूरा करने वाले हैं। इनका एजेंडा ही मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन मुझे अफसोस तो इनसे ज़्यादा अगर किसी पे है तो कांग्रेस पे है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस को एक बिल पास करना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने सिर्फ एक अध्यादेश निकाला और एक घुनघुना दे दिया कि हम 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन अनाउंस करते हैं। अरे भाई, अगर आपको 5% देना था तो आपको हाउस बुला करके, स्पेशल हाउस की बैठक बुलाकर बिल पास करना था। 5% मुसलमानों का, 16% मराठा का। अब हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि मराठा का 16% इलीगल है, मुसलमानों का 5% सर्विस में इलीगल है, 5% एजुकेशन में दिया जाना चाहिए। और उसकी बिल अगर पास हुई तो 5% एजुकेशन मिलता। कई सौ बच्चे जो हैं डॉक्टर इंजीनियर बनते, पैसा नहीं खर्च होता। आज हज़ारों करोड़ का जो है यहाँ पे बजट पास हो रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप का, बच्चों के हॉस्टल का, उनके खाने का, उनके बहुत सारी चीज़ों के लिए पास किया जा रहा है, नौकरी के लिए पास। परंतु मुसलमान बेचारा सिर्फ देख रहा है, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा। पिछले वर्ष की बात किया जाए तो आपने भी और आपके अलावा भी बहुत से लोगों ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में मुद्दा उठाया था, उसके ऊपर भी अभी तक कोई मुद्दे में बात सामने नहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सिर्फ ये सब चीज़ें जो है ना, सिर्फ बहस करते हैं हम लोग, अखबारों में छप जाता है, इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा है। और मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर पहले बीजेपी शिवसेना के पहले हमेशा मुसलमान ही बनाए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हमेशा मुसलमान ही बनाए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो जिम्मेदार कौन? उसकी वजह क्या? वजह करो सीरियस नहीं है। जो बैठता है वहाँ पे सोचता है मेरा घर कैसे भरे, मुझे कितनी जमीन वक्फ बोर्ड की मिल जाए, मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकूँ, वहाँ कोई भाड़ है। ये हो रहा है। डॉक्टर अजीज साहब इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत दे। मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, मरने वाले खिलाफ तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन खूब काम बनाया उन्होंने, खूब बजाया काम। और चले काम तो कुछ हुआ नहीं। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान से भी एक आवाज़ उठ चुकी है कमलेश तिवारी के खिलाफ, जो कि उसने मुस्ताद रसूल के बारे में जो मुस्ताद रसूल की बात कर रहा है, इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे अगर कोई इस्लामिक कंट्री होता तो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा के अब तक ठंडा हो गया होता वो। लेकिन इस मुल्क में कानून जो है अपना काम नहीं कर रहा है, और कानून में अगर प्रोविजन नहीं भी है तो भी आज देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है। मुझे खुशी है, अखिलेश यादव ने उस पर केस लगाया, बंद किया, और उस पर गुंडा एक्ट लगा दिया ताकि बाहर निकलने नहीं पाए। है बहुत सारे रास्ते अंदर डालने के। मुसलमानों को यहाँ पकड़ते हैं तो मकुका और एमपीडी लगा देते हैं, और जब सनातन संस्था के लोगों को पकड़ते हैं, अभिनव भारत के लोगों को पकड़ते हैं तो नहीं लगाते हैं। तो ये फ़र्क है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ों पर सरकार कुछ रोक नहीं लगाएगी, इस पर कानून बनाकर इन लोगों के खिलाफ सख्त सज़ा का प्रोविज़न बनाया जाए, 2-5 साल अंदर न छूटने ना पाए, इन पे एमपीडी मकुका जैसा कानून लगाया जाए। लेकिन मैं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता। कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर दे, कोई गांधी जी का अपमान करे, कोई शिवाजी महाराज का अपमान करे, सोशल मीडिया का अखबार में भाषण के जरिए, तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उनके अखबार, उनके टीवी, सबको एकदम बिल्कुल ऐसे कैंसिल कर देना चाहिए। परंतु मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा तो सरकार कुछ रहती है, कुछ होती नहीं। और शिवाजी महाराज की मां के नाम बोलेगा तो यही सरकार कहेगी कि हम जाएंगे अमेरिका से, जो राइटर थे, लिखने वाले, उनको लाएंगे और हम कदम चलाएंगे। अगरचे MF हुसैन कोई देवी देवताओं की तस्वीर बना देंगे, हिंदू भाई कहेगा भाई इसमें देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, तो जो है उन पर मुकदमा दायर होगा और वो भाग जाएंगे, यहाँ जीते जी आएंगे नहीं। और अदर ने उनको शहरियत दिया, वहीं मर गए वो। लेकिन जब तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी मुसलमानों के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ जहर उगलेंगे, जिनको इस्लामिक कंट्री में फांसी की सजा हो सकती है, जिनको दर बदर कर दिया गया, हिंदुस्तान को रहने की जगह नहीं मिली, बांग्लादेश से निकाल गई, तो हिंदुस्तान उसको रेड कारपेट बिछा करके और उसको सिक्योरिटी देकर घुमा रहा है। ये अंतर है देश के अंदर, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मुझे डर इस बात का है। आपने देखा था इसके पहले पेरिस में एक अखबार था, चार्ली हेब्डो, क्या नाम था, हाँ, उसने जब ये छापा बना किया गया, एक बार तो बना किया गया, नहीं हुआ तो लोग आए और गोली चलाई, मारे गए लोग। अभी पेरिस में हमला हुआ, 129 लोग मारे गए। तो ये चीज़ें हमारे देश में न हो।
हम इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह से रहें, वो मंदिर में रहें, हम मस्जिद में रहें, हम अपनी इबादत करें, अपनी इबादत करें, परंतु किसी के धर्म के बारे में भी अपमानित करना, किसी के धर्म गुरु को अपमानित करना, ये कानून का सहारा लेकर ये बंद होना चाहिए। नहीं है जी वर्क प्रेशर इस तरीके से इस वक्त इंडस्ट्री में आई हुई है, जी चेंजेज आई है सोशलिस्ट इकोनॉमी से जी मार्केट इकोनॉमी के तरफ। तो लड़के और इंटायर सिस्टम उसके साथ टैली नहीं करने पा रही है। जी इट विल टेक सम टाइम। और इस वक्त जो ट्रांजिशन पीरियड में इस तरह की गलती माने मानवीय भूल होना बहुत ही संभव है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी हमारी इंडस्ट्री को। इसमें आपकी भी, हमारी एविएशन इंडस्ट्री को और बाकी सिस्टम को। जैसे आप तनाव की बात कर रहे थे, किसी तरह के तनाव से वो गुजर रहे थे क्या? इस तरह की कोई बात थी ड्यूटी में कुछ? एब्सोल्युटली नॉट। अभी परसों तरसों ही उनके साथ बातचीत हो रही थी। जी इवन उस डिपार्चर के पहले जो हमारे दोस्तों के साथ जो हमारे बातचीत हुई उसमें बताया, बातचीत करते हुए अभी डिपार्चर करके आ रहा हूँ, घर जाना है, ओके इतनी बात हुई थी। अब इसके बाद ये हादसा तो हादसा है, किसी के हाथ में नहीं है, मगर ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी इंसिडेंट दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत हम सब कोई को कोशिश करें। कल डैडी मेरे बैठे थे, बिल्डर लाइन उनका खत्म हो गया साइड, वो जस्ट बार में बैठे थे ड्रिंक के लिए। कौन सी बार में? गुरु कृपा बार में बैठे थे। उनके बैक साइड के चेयर्स में 4 जन बैठे थे। तो जब उनका ड्रिंक हो गया डैडी का मेरे, तो वो उठने लगे और उनका जस्ट स्लाइड थोड़ा लेफ्ट साइड में लग गया उनको। तो उन्होंने सॉरी बोल के जस्ट वो निकले ऐसा, तो वॉश बेसिन के साइड, तो उन्होंने गाली गलौज चालू कर दिया। फिर भी डैडी ने पूछा कि आप गाली क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि कुछ मराठी में गाली वगैरह उन्होंने चालू करी। फिर डैडी ने बोला जाने दो, सॉरी मैं वापस बोल रहा हूँ। वहाँ से बोल के वो बस जाने लगे। तो उन्होंने फिर हाथापाई चालू कर दिया, वॉश बेसिन तक हाथापाई चालू किया। उसके बाद बाहर निकलते निकलते डैडी स्कूटी लेके निकल ही रहे थे, तब तक उन्होंने हाथापाई से बढ़ते बढ़ते उसमें का एक जीतू मात्रे आई थिंक सो, उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के फायरिंग कंटिन्यूस चालू कर दी। तो पहला 4 राउंड में फायरिंग कंटिन्यूस था। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थोड़ा चुक गए, एक लेफ्ट साइड से गई गोली और एक राइट साइड से गई, और एक मिस होके जो 4th बुलेट था वो जस्ट थाई से स्लाइड होके बाजू में निकली और मोबाइल में लगी। मोबाइल कैसे बची? अभी फिलहाल तो ठीक है, रिकवर नहीं हुआ है। ठीक है। और कौन लोग हैं जो फायरिंग करने वाले? कुछ लोग आपको कंप्रूव भी करने के लिए आए जैसा? ये कोई रमेश पाटिल के कोई आई थिंक सो रिलेशन में है, कोई उनका जमाई बोलता है ऐसा, कोई जीतू मात्रे का रेसिडेंस है वेस्ट में रहते, कहीं रेती बंदर में उनका रेसिडेंस बताया गया ऐसा। कल डैडी मेरे बैठे थे, बिल्डर लाइन उनका खत्म हो गया साइड, वो जस्ट बार में बैठे थे ड्रिंक के लिए। कौन सी बार में? गुरु कृपा बार में बैठे थे। उनके बैक साइड के चेयर्स में 4 जन बैठे थे। तो जब उनका ड्रिंक हो गया डैडी का मेरे, तो वो उठने लगे और उनका जस्ट स्लाइड थोड़ा लेफ्ट साइड में लग गया उनको। तो उन्होंने सॉरी बोल के जस्ट वो निकले ऐसा, तो वॉश बेसिन के साइड, तो उन्होंने गाली गलौज चालू कर दिया। फिर भी डैडी ने पूछा कि आप गाली क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि कुछ मराठी में गाली वगैरह उन्होंने चालू करी। फिर डैडी ने बोला जाने दो, सॉरी मैं वापस बोल रहा हूँ। वहाँ से बोल के वो बस जाने लगे। तो उन्होंने फिर हाथापाई चालू कर दिया, वॉश बेसिन तक हाथापाई चालू किया। उसके बाद बाहर निकलते निकलते डैडी स्कूटी लेके निकल ही रहे थे, तब तक उन्होंने हाथापाई से बढ़ते बढ़ते उसमें का एक जीतू मात्रे आई थिंक सो, उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के फायरिंग कंटिन्यूस चालू कर दी। तो पहला 4 राउंड में फायरिंग कंटिन्यूस था। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड थोड़ा चुक गए, एक लेफ्ट साइड से गई गोली और एक राइट साइड से गई, और एक मिस होके जो 4th बुलेट था वो जस्ट थाई से स्लाइड होके बाजू में निकली और मोबाइल में लगी। मोबाइल कैसे बची? अभी फिलहाल तो ठीक है, रिकवर नहीं हुआ है। ठीक है। और कौन लोग हैं जो फायरिंग करने वाले? कुछ लोग आपको कंप्रूव भी करने के लिए आए जैसा? ये कोई रमेश पाटिल के कोई आई थिंक सो रिलेशन में है, कोई उनका जमाई बोलता है ऐसा, कोई जीतू मात्रे का रेसिडेंस है वेस्ट में रहते, कहीं रेती बंदर में उनका रेसिडेंस बताया गया। लोग शामिल हो सकते हो तो पुलिस अपना काम कर रही है। जो पुलिस अपना काम कर रही हो तो चलो एक है, लेकिन सीधी सी बात है, जो डाइवोर्स केस की बात थी, चिंतन है, चिंतन को अभी तक उन्होंने लिया है या नहीं लिया मुझे नहीं मालूम,
और चिंतन के बारे में आप लोग लिखते हो कि ये आरोपी ने, मेन आरोपी ने 5 लाख का कुछ, इनको 5 लाख का लेन देन था। अगर 5 लाख का लेन देन था तो उनकी अंगूठी 15 लाख की थी। कोई अपनी जान गवाएगा 5 लाख के लिए या 3 लाख के लिए? आप लोग ये कैसे बोल सकते हो कि 5 लाख की बात है, ये है वो है? 15 लाख की उनकी इयरिंग है उनके हाथ में, चेकबुक वो लेके साथ में घूमती है। फ्राइडे को जिसका होगा वो फ्राइडे को बुलाएगा चेकबुक के लिए, आप उनको मंडे को बुला सकते हैं। और कोई आदमी लॉयर के साथ जाएगा कोई अमाउंट क्लियर करने के लिए? कोई जाता है कि लॉयर के साथ? उन्होंने यही बोला है, जब लॉयर की बीवी ने ये बोला है कि भाई उन्होंने, उनके हस्बैंड हरीश अंबानी बोल के गए घर पे कि भाई ये उनको लास्ट फोन आया था, हेमा उनको मिलने जा रही है और वो जा रहे हैं मिलने के लिए उनको, और हेमा उनसे कोई काम करती नहीं थी 1.5 साल से, कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना चिंतन का लेना देना, उनका कोई मतलब भी नहीं है। हेमा ने उनको 2 लाख कुछ पहले दिए होंगे, वो डोनेशन के हिसाब से दिए। तो ये सब क्या आप लोग लिख रहे हो, मुझे तो मालूम नहीं क्या हो रहा है। क्या लगता है कि कोई और है इसके पीछे? चिंतन मेरे को बताइए ना, कोई और क्यों मारेगा? कोई और है ही नहीं, कारण ही नहीं है। कारण ही ये डाइवोर्स है। और ये उन्होंने मेरे को बहुत पहले बोला था, चिंतन से मेरी एक बार मीटिंग हुई थी, बोला हम कोई भी हद तक जाएंगे, ये उसकी हद है। मैंने अगर आप हद तक जाओगे मैं देख लूंगा। और वो मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहता है, वो मनीष से बात करना चाहता है। बॉम्बे में मैं था, सारा हरीश अंबानी, जिमी मेहता, सारा केस मैं हैंडल कर रहा था उनका। जब से मैंने उनको मिला उसके बाद मैं चला गया तो ये हादसा हुआ है। यही बात है। तो आपको आप कह रहे थे कि कोई फेसबुक पे कोई गाना आया कुछ? फेसबुक पे आप लोग देख लीजिए ना, फेसबुक, चिंतन का फेसबुक किसी ने मेरे को भेजा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है अलविदा, थर्सडे को 4:28 पे लिखा हुआ, 28 या 32 उसने अपलोड किया हुआ है अलविदा। और काम होता है फ्राइडे को, क्योंकि उसने बोला फ्राइडे को आएगी मिलने को। वो बंदा उसको 3 दिन से फोन कर रहा था। वो डीडी मूवी का सॉन्ग लिखा हुआ है, वो सॉन्ग क्लीन चिट दिखाता है कि क्या बात है। ये भी एक बात है। हत्याकांड जो है वो चिंतन नहीं करा, सीधा मैं आप और किस पे शक करेगा? उसका किसी से लेना देना था ही नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं था। अगर कोई मतलब ही नहीं था तो कौन कराएगा? मुझे बताने क्यों नहीं कराया? 7-8 साल, 4-5 साल से वो अकेली घूम रही थी, क्यों नहीं किसी ने करवाया? चिंतन का दावा है कि वो हेमा से बहुत अभी भी प्यार करता है। उसने 8-9 साल में कभी प्यार ही नहीं किया, मेंटेनेंस नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, तो आज अचानक प्यार करने लग गया। आज क्या प्यार करता है? यही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज सुबह उन्होंने अपने नौकर ललित को फोन किया है कि ललित हेमा के कुत्ते में एक निशानी के तौर पे रखेगा। जिस कुत्तों को लिया उसने कोर्ट में फाइल किया कि ये कुत्ते मेरे को तंग करते हैं, क्योंकि हेमा वॉज अटैच विद द डॉग्स। वो डॉग्स मेरे को तंग करते हैं, क्योंकि हेमा ने बोला चलो यार मैं स्ट्रीट से कुत्ते उठा के ले आए, उनको पाल रही हूँ। तो उन्होंने ये किया, तो हेमा 4 दिन अपसेट थी उस बात के लिए, और उसने फिर कोर्ट में फाइल किया। तो कोर्ट ने उनको ये दिया कि जाली लगा लो, कुत्ते बाहर नहीं आने चाहिए उनके, जब भी चिंतन उस घर में आए। बात यही थी। और आज उनको अचानक याद आया, हाँ कुत्ते भी हैं, उनकी निशानी के तौर पे लेने हैं कुत्ते। हेमा को निशानी पे ले लिया, हेमा से प्यार नहीं किया 7-8 साल, कुछ नहीं, कोई फोन नहीं, मतलब कुछ नहीं करना, बस इस बात पे अड़े रहना, अपने ईगो को बढ़ाया और कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या मैं ट्रैवल करके जब वहाँ गया, मैंने फिर अपने अंकल को फ़ोन किया, अंकल क्या बात है? बोला यार वो लोग मिसिंग है 2-3 दिन से। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया, वो बड़ौदा में थे, उसके भाई को फ़ोन किया, इससे मेरी काफ़ी बात हुई। मैंने बोला यार तू चिंतन को फ़ोन कर, सीधा बोल हेमा मिसिंग है। मैं ये चाहता था अगर कोई कुछ करना चाहता तो शायद रुक जाएगा, कि लोगों को मालूम पड़ गया कि कुछ डर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा और मेरी बहन शायद बच जाएगी। तो मेरी मासी ने बोला नहीं मैं उनसे बात नहीं करूंगी, हेमा आएगी गुस्सा करेगी। मैं बोला हेमा नहीं आएगी, तू समझती क्यों नहीं, हेमा नहीं आएगी। और वही हुआ। इस दौरान किसी ने चिंतन से बात नहीं की? जब मिसिंग चिंतन से मेरे अंकल ने बात की, चिंतन ने मेरे अंकल से बात की। हमें बोला गया था कोई राजस्थान का लड़का, वो बोला था मैं उनको क्लू देता हूँ, ये देता हूँ, तो मुझे राजस्थान समझ में आती है को मारने के पीछे क्या था? हाँ जी, को मारने के पीछे क्या था? देखिए मैं आपको बोलता हूँ, मैंने आपको बुलाया, आप बोलते हो मैं अपने एडवोकेट को लेके आता हूँ, उनका एडवोकेट साथ में गया। आप लोग बोलते हैं हिसाब का बात था, हिसाब के बात के लिए कोई एडवोकेट को लेके नहीं जाता है। और हेमा कभी भी किसी के लिए अगर प्रूफ दे रहा, कोई उसको प्रूफ दे रहा तो वो एडवोकेट के साथ ही जाएगी। और उसने बोला मैं एडवोकेट के साथ आ रहा हूँ, तो हो सकता है उन्होंने प्लान किया है कि चलो अच्छी बात है दोनों साथ में आ रहे हैं, हो सकता है उनके मन में ये आया। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान की बात आप कुछ कर रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि भाई मैं तब वहाँ से ये बोला यार मनीष शर्मा जो पहले काम करता था उसको ढूंढो, शायद उसने तो कुछ नहीं बोला, मेरे डाउट जाते थे कोई और है उसको ढूंढो, कोई ना कोई ढूंढो, कोई बंदा तो होगा जो उसको क्यों बुला रहा था। मैं इसके बारे में नहीं जानता था, यही बंदा है। और ये इस बंदे को मैं जानता तक नहीं, नाम भी नहीं मालूम है। अभी जानकारी मिली थी मीरा रोड के शीतल नगर साई बाबा नगर में लड़की ने हैंगिंग की है, ऐसी जानकारी मिली। इधर आने के बाद सब घटनास्थल
और वो पंचनामा और सब आजू बाजू के लोगों से वहाँ से उनसे पूछताछ करने के बाद हैंगिंग का कारण वो पढ़ाई के प्रेशर में थी, ऐसा एक अंदाजन उनकी माँ ने बताया है। कोई सुसाइड नोट मिला क्या सर? नहीं सर, बाकी कोई और चीज़ें नहीं मिली। एक्चुअली ये पुलिस वाले ने मुझे बुलाया था पंचनामा के लिए। यहाँ एक बच्ची का सुसाइड हुआ था। जब हम यहाँ आए और जो आजू बाजू में हमने पूछा तो ये पता चला कि बच्ची बहुत ब्रिलियंट थी, एकदम ब्रिलियंट, और मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी। मुझे लगता है उसका सुसाइड करने का रीज़न है सिस्टम में, हमारे जो सिस्टम है एक्सपेक्टेशन लेवल इतना है कि बच्चे इतने हार्ड वर्क करते, प्रेशर वर्क बहुत होता है, और इस प्रेशर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको ऐसे लगा कि हो सकता है इस साल भी मैं पास नहीं होंगी, और इस वजह से वो अंदर के अंदर घुटकर हो सकता है ये स्टेप उसने नहीं है, ये हो सकता है। क्या उस बच्चे में एक साल पहले भी लैप्स किया था? यस, एक साल पहले भी उसने एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट अच्छे मार्क्स लाए थे, लेकिन कुछ उनको डोनेशन बोला गया था, तो वो बच्ची ने उसके डैडी को ये बोला गया था, ये जो हमको नेबर्स से पता चला है कि बच्ची अपने बलबूते पर करना चाहती थी, नॉट विद अ डोनेशन नहीं देना चाहती थी, और उसने ट्राई किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये लगता है दिस इज अ सिस्टम को बदलना है, तो यही होता रहेगा, यही से खाली मेडिकल में नहीं, एवरी फील्ड में ये होगा। एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ रहा है, परसेंटेज के ऊपर मिल रहा है, और अगर डोनेशन रहा और मार्क्स नहीं तो दिस विल बी द केस। बच्चों को पढ़ाई का बोझ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये छोटेपन से मैं बोल रही, ये सिस्टम ही जो हमारी 1.5 साल से चालू थे, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो हम स्कूल ढूंढ रहे, एडमिशन ढूंढ रहे, बड़े स्कूल ढूंढ रहे। जब ये सिस्टम बदल जाएगी तो हो सकता है हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम बदल सकती है। जो एज ग्रुप आज 1.5 साल है वो 6 ईयर्स करना चाहिए, जो गाँवों में होता है। बॉम्बे के यहाँ 1.5 साल में बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, नहीं तो एडमिशन मिलता नहीं है। সংগঠন হৈ পেলাই মই যে সামনে সাব ডিভিজনৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই মই এইটোৱে দুখ পাইছোঁ, কাৰণ মানুহ ইমান জঘন্য হ'ব নাপায়। কাৰণ আজি সেই কিশোৰীগৰাকী 6-7 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ ওপৰত যি বলাৎকাৰ চলিছে, তেনেকুৱা এজন দোষীক শাস্তি হিচাপে তাক ফাঁচি দিয়াটো উচিত, যাতে পুনৰ এই ঘটনা আৰু নঘটে। গতিকে আমি পাব্লিকো সজাগ হ'ব লাগিব। এনেকুৱা মানুহ পালে লগে লগে তাক আমি দৰকাৰ হ'লে নিজে আইন হাতত ল'ম, কাৰণ জেলত যাব, 3 মাহৰ পিছত ওলাই আহিব, তাৰপিছত তাৰ নিচিনা আৰু বহুত ওলাই যাব। গতিকে তেনেকুৱা মানুহৰ যাৱজ্জীৱন জেল, কোনো বিচাৰ নাই, আৰু নহ'লে ফাঁচি, এইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। কাৰণ এই ঘটনা বাৰে বাৰে নাৰীৰ কি সুৰক্ষা আছে ইয়াত? একো নাই। আজি এগৰাকী কিশোৰী যেতিয়া এনেকুৱা হৈছে, কালি পৰহিলে আমাৰ ৰাস্তাত খোজ কঢ়াও আমাৰ মুস্কিল আছে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ এইটোৱে, আজি আমি সকলোৱে এটা মতে ক'ব বিচাৰোঁ, এনেকুৱা এজন অপৰাধীক ফাঁচি দিয়ক, নহ'লে যাৱজ্জীৱন জেল দিয়ক, যাতে পুনৰাবৃত্তি আকৌ বেলেগে কৰিব নোৱাৰে। ইয়াত আৰক্ষীৰ ভূমিকা কেনেকৈ আছে আপোনালোকে? আৰক্ষীৰ ভূমিকা মই ভালে পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰত গৈ পেলাই সেই আসামীজনক ধৰি আনিছে। গতিকে তেখেতসকলকো মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ মোৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা। মানে এনেকুৱা এজন কালপিতক তেওঁলোকে ৰাতি বিচাৰি খুচাৰি লৈ পেলাই যে আনি পেলাই আকৌ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মানে কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে, তাৰ কাৰণে মই আৰক্ষী মুৰব্বীসকল যিসকল আমাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, তেখেতক मैं मोर आंतरिकतारे धन्यवाद ज्ञापन करिछु। चाराली से चल करके हम लोग कर्मी थाना तक आए, यहाँ मेमोरेंडम सबमिट किए डीसी को, डीआईजी सर को और सिविल एसडीओ सर को हम लोग भेजे हैं थाना के माध्यम से। और ये हम लोग जो विरोध प्रदर्शन है, ये हाल ही में जो है 6 दिसंबर को बक्सा डूबी में एक घटना हुई है, रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। तो ये जो है बलात्कार बहुत बड़ा एक जो है कि मानवता का कलंक है, इसको हम लोग मानवता का कलंक मानते हैं, और मनुष्य इस तरह का कर्म नहीं करता है। और मानवता के अंदर सभ्य समाज और सभ्य ये हम इंडिया असम को हम लोग चाहते हैं कि इसमें मानवता का संचार हो, और इस तरह का जो घटना हुई है, इस तरह के लोगों के अंदर जो मनोवृत्ति है वो मनोवृत्ति ना आए, इसका प्रभाव जो है लोगों पर पड़े। क्योंकि ये जो बलात्कार है, बलात्कार एक मानसिक रोग है, और इस रोग को जब तक हम लोग के अंदर सतर्कता नहीं लाएंगे, लोग कॉन्शियस नहीं होंगे, तो ये रोग जो है मिटने वाला नहीं है।